Hello, dear students, welcome back. Today we are going to read a poem, Ode to the West Wind, composed by Percy Bysshe Shelley. This poem is prescribed in the syllabus of first grade English RPSC, and we are going to study the poem in detail today. So let's start reading the poem. First of all, let's know something about the writer. Percy Bysshe Shelley, a brilliant poet, an avowed atheist, anti-monarchical and anti-war. वो एक एथिस्ट यानी नास्तिक थे, राजशाही के खिलाफ थे, युद्ध के खिलाफ थे। 1792 में उनका बर्थ हुआ और 1822 में 29 इयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। उनका जन्म हॉर्शैम जो जगह है ससेक्स में, वहां पे हुआ था। एजुकेशन उनकी एटन और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हुई थी। उनकी पत्नी हैरियट थी और दूसरी पत्नी मैरी शेली थी, और वो एक रोमांटिक पोइट है, रोमांटिक एज के वो हैं, और लिरिक राइटर के रूप में वो बहुत ही फेमस हैं। उनकी डेथ 8 जुलाई 1822 को इटली में हुई थी। उनके जो वर्क्स हैं फेमस, उनमें स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, द सेंसाई, विचेस ऑफ एटलस, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ये 4 वर्क्स उनके काफी पॉपुलर हैं। ऑड टू द वेस्ट विंड की हम बात करें तो दिस इज अ लिरिक पोएम दैट एड्रेसेस द वेस्ट विंड एज ए पावरफुल force and asks it to scatter the poet's words throughout the world. ये एक लिरिक पोएम है। इसमें कवि कहते हैं कि उनके जो विचार हैं वो वेस्ट विंड से कहते हैं कि उनके विचारों को वो पूरी दुनिया में फैला दे। ये एक ओड पोएम है, ओड है ये। An ode is a lyric poem that uses lofty dignified language to address a person or thing. ओड क्या होता है? ये एक प्रकार का लिरिक होता है जिसमें बहुत ही उदात्त, श्रेष्ठ, उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग किया जाता है और किसी को संबोधित किया जाता है। इस पोएम में पोइट इररेसिस्टिबल पावर यानी अदम्य शक्ति की मांग करते हैं। The poet desires the irresistible power of the wind to scatter the words he has written about his ideas and causes, one of which was opposition to Britain's monarchical government as a form of tyranny. उस समय की जो परिस्थिति थी उसके खिलाफ उन्होंने इस पोएम में बताया है। ब्रिटेन में जो राजशाही थी उसकी तानाशाही के खिलाफ उसमें उन्होंने लिखा है, बिलीविंग फर्मली इन डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअल राइट्स, ही सपोर्टेड मूवमेंट्स टू रिफॉर्म गवर्नमेंट। In 1819, England's nobility feared that working class citizens, besieged by economic problems, including high food prices, would imitate the rebels of the French Revolution and attempt to overthrow the established order. फ्रांस की जो क्रांति हुई थी तो इंग्लैंड के राजाओं को भी ये डर लगा कि इंग्लैंड के जो लोग हैं वो भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होंगे, और जो कीमतें बढ़ रही हैं और जितनी परेशानी आ रही है गरीब लोगों को, उनकी वजह से वो विद्रोह कर देंगे, क्रांति कर देंगे। On August 16, agitators attracted tens of thousands of people to a rally in St. Peter's Field, Manchester. तो 16 अगस्त को सेंट पीटर्स फील्ड मैनचेस्टर में बहुत सारे 10,000 से ज्यादा जो आंदोलनकारी हैं वो इकट्ठे हो गए। Nervous public officials mismanaged the unarmed crowd and ended up killing 11 protesters. तो उसमें करीब 11 जो आंदोलनकारी हैं वो मारे गए और 500 घायल हो गए, 500 से ज्यादा। In reaction to this incident, Shelley wrote The Mask of Anarchy in the fall of 1819. इसी के और जवाब में, इसकी प्रतिक्रिया में शेले ने मास्क ऑफ एनार्की नाम से एक वर्क लिखा था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध किया था। दिस वर्क वाज नॉट पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। Ode to the West Wind, also written in the fall of 1819, was published a year later. और ये जो पोइम है Ode to the West Wind, तो इसका बैकग्राउंड आपको समझना होगा। इसमें भी पोइट कहते हैं कि जो मेरे अंदर के विद्रोह के भाव हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे वेस्ट विंड पूरी दुनिया में फैल जाती है वैसे ही वेस्ट विंड के साथ ही मेरे जो विचार हैं वो भी पूरी दुनिया में फैल जाएं। तो ये एक उनकी जो मन की इच्छा है वो उन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक वे में और इस पोएम में व्यक्त
की है। बैकग्राउंड इस पोएम का देखते हैं। द टाइम इज ऑटम ऑफ 1819, द प्लेस इज वेस्टर्न इटली फ्रॉम द मेडिटेरेनियन कोस्ट इनलैंड टू फ्लोरेंस। जगह कौन सी है? ये वेस्टर्न इटली की है और फ्लोरेंस का एरिया है। Shelley makes a specific reference in the poem to the city of Bay called Aqua Cumene by ancient Romans. City of Bay का इस पोएम में रेफरेंस है, जिक्र आया है। तो ये सारी चीजें आपको एक एक लाइन जो है वो पोएम की याद होनी चाहिए, अच्छे से समझनी चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि ये पोएम है, इसमें ये रेफरेंस कौन सी पोएम में आया है या किस सिटी का रेफरेंस इस पोएम में आया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। Shelley wrote the poem inland in a forest on the Arno river near Florence. यहाँ पोइट जब आर्नो रिवर, जो एक नदी का नाम है आर्नो, वहां एक जंगल में कवि जब थे तब उन्होंने इस पोएम को लिखा था। दिस पोएम वाज कंसीव्ड एंड चीफली रिटन इन ए वुड दैट स्कर्ट्स द अर्नो। अर्नो जो एक नदी है उसके चारों तरफ जो एक जंगल है उसके आसपास कवि ने इस पोएम को लिखा था। चलिए अब हम पोएम पढ़ते हैं। O wild west wind, thou breath of autumn's being, thou from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanter fleeing। तो जैसा मैंने आपको वेस्ट विंड के बारे में बताया कि कवि वेस्ट विंड के बारे में बताते हैं पहले तो कि वेस्ट विंड कितनी पावरफुल है, और फिर वो पोएम के एंड में कहते हैं कि वेस्ट विंड जितनी पावरफुल है काश मेरे विचार भी उतने पावरफुल हों और पूरी दुनिया में फैल जाएं। तो शुरुआत इस पोएम में आपको ध्यान रखना है, इसमें सिंबल्स है, इमेजरी है और पर्सनिफिकेशन है, सिमिलीज है, इनका यूज पोएट ने काफी किया है। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओड में कवि संबोधित करते हैं, तो यहाँ पे वेस्ट विंड को कवि संबोधित करते हैं और उसे कहते हैं दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। सबसे पहले लाइन में ही एक बहुत ही सुंदर और तुलना यहाँ पे की गई है। कवि कहते हैं कि ऑटम जो है यानी पतझड़ जो है उसकी ब्रेथ यानी सांस वेस्ट विंड को बताया है। ऑटम रूपी और मनुष्य यानी यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है पतझड़ को, ऑटम की सांस बताया गया है वेस्ट विंड को। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रिवन लाइक गोस्ट्स फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिंग। तो कुछ वर्ड मीनिंग आप देख ले। एन्चेंटर का मतलब होता है जादूगर, और तो कवि कहते हैं कि जैसे किसी जादूगर के आने से गोस्ट यानी भूत भाग जाते हैं, वैसे ही वेस्ट विंड को देख करके जो पतझड़ की पत्तियां हैं वो दूर दूर बिखर जाती हैं, यानी वेस्ट विंड के आते ही पत्तियां इधर उधर बिखर जाती हैं, हवा में उड़ जाती हैं तेज हवा में और बिखर जाती हैं। तो ये एक सिमली का एग्जाम्पल है। लाइक गोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग, फ्लीइंग का मतलब भागना, जान बचाकर जैसे भूत भागते हैं वैसे ही, और पत्तियां जो है वो वेस्ट विंड को देखकर भाग जाती हैं। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। तो यहाँ पे पोइट जो है वो पत्तियों को बता रहे हैं, पत्तियों की तुलना कर रहे हैं। कहते हैं पत्तियां येलो पीले रंग की, काले रंग की, और मुरझाई हुई सफेद, और हेक्टिक रेड यानी लाल रंग की, और ऐसे लगती हैं जैसे पेस्टिलेंस स्ट्रिकन हो। पेस्टिलेंस का मतलब महामारी, जैसे किसी महामारी का वो शिकार हो गई हो। ओ दाउ who chariotest to their dark wintry bed the winged seeds। ओ दाउ, यहां फिर से वो संबोधित कर रहे हैं वेस्ट विंड को। who chariotest, तो चैरियट कहते हैं रथ को, तो एक तरह से कवि कहते हैं कि उन पत्तियों के साथ साथ वो वेस्ट विंड जो है वो सीड्स को, सीड यानी बीजों को भी, और डार्क विंट्री बेड में
ले जाती है अपने रथ में सवार करके। डार्क विंट्री बेड का मतलब क्या है, जैसे सर्दियों में और जमीन जो है उसके अंदर वो बीज जो है वो दब जाते हैं, तो वो बेड के समान है। वो जो जमीन है वो उनके लिए बेड है, और वो उस जमीन के अंदर लेटे रहते हैं सर्दियों के मौसम में, और सर्दियों के बाद फिर वो उग जाते हैं। वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, और उस जमीन के अंदर वो लाई पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो, बिल्कुल ठंडे और बिना किसी ऊर्जा के, ईच लाइक ए कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव। अब उनकी तुलना करी है किससे, कॉर्प्स के साथ, यानी डेड बॉडी, लाश के साथ। जैसे कोई लाश पड़ी रहती है अपनी ग्रेव में, अपनी कब्र में, वैसे ही वो बीज पड़े रहते हैं जमीन के अंदर। until thine azure sister of the spring shall blow। कब तक वो पड़े रहते हैं, जब तक कि अजूर सिस्टर, यहां सिस्टर बहन बताया गया है स्प्रिंग को, किसकी, सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, यानी जो स्प्रिंग है वो, उसे सिस्टर बताया गया है वेस्ट विंड की। वो जो है वो जब तक नहीं बहती है, ब्लो का मतलब बहना, यानी वो अपने बेड में तब तक पड़े रहते हैं, बीज जमीन में तब तक पड़े रहते हैं जब तक स्प्रिंग नहीं आती। स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु नहीं आती। हर क्लैरियन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, ब्लो हर कैरियन, क्लैरियन, क्लैरियन का मतलब है ट्रम्पेट यानी तुरही। तो जब स्प्रिंग आती है तो वो अपने आने की घोषणा करती है और तुरही बजाती है, जैसे किसी राजा या किसी रानी के आने पर और तुरही बजाई जाती है, वैसे ही स्प्रिंग आती है और उसकी तुरही बजती है ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, जमीन जो कि सपना देख रही है। यानी स्प्रिंग के आने से पहले पूरी जमीन सोई रहती है। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। तो जो ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स, बर्ड्स कहते हैं कलियों को, तो अब वो क्या करती है, कलियों को फ्लॉक्स की तरह, फ्लॉक यानी भेड़ों का झुंड, उसकी तरह उन्हें हवा में छोड़ देती है फीड करने के लिए, यानी चरने के लिए। तो अब जो बर्ड्स हैं, कलियां जो हैं वो हवा में फैल जाती हैं विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर प्लेन एंड हिल, और हर तरफ ह्यूज यानी कलर, रंग छा जाता है, ऑर्डर्स यानी खुशबू छा जाती है, प्लेन एंड हिल यानी चाहे वो जमीन हो या पहाड़ी हो। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। तो वाइल्ड स्पिरिट कहा है वेस्ट विंड को, विच आर मूविंग एवरीवेयर, जो सब जगह और मूव कर रही है, यानी हर तरफ हवा वो है, चल रही है। और उसे डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा है, डिस्ट्रॉयर यानी नष्ट करना, प्रिजर्व यानी सुरक्षा करना। तो पत्तियों को वो नष्ट करती है और बीजों को सुरक्षित रखती है, तो इसलिए उसे डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहा है। हियर ओ हियर, सुनो तुम मेरी बात सुनो। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं। ये बहुत ही और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टेंजा है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसमें कवि ने एक इमेज प्रस्तुत की है जिसमें पूरा जो आकाश है उसको, और जो बादल छाए हुए हैं उनको, और एक विशालकाय दैत्य से उन्होंने उस आकाश की तुलना की है। जब वेस्ट विंड आती है और आकाश में बादल छाए रहते हैं तो उनकी तुलना एक विशालकाय राक्षस से की है। और आकाश में वेस्ट विंड का क्या इफेक्ट होता है वो भी इसमें बताया गया है। Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed। अब जो बादल हैं
वो कैसे और आते हैं वेस्ट विंड के साथ हवा में उड़ करके, उनके बारे में बताया गया है। दाउ ऑन हुज स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे हो गया सरफेस, यानी जो वेस्ट विंड है उसके सरफेस के ऊपर जहां पे स्टीप स्काई है, स्टीप का मतलब ढलान वाला, यानी स्काई जो है वो ऐसे लगता है जैसे ढलान उसका जो वो है नीचे की तरफ आ रहा है। कॉमोशन का मतलब है हलचल, तेज हलचल, तो आकाश में तेज हलचल होती है। और जो लूज क्लाउड्स हैं, यानी क्लाउड बादल जो है वो ऐसे लगता है जैसे ऊपर से गिर रहे हो, बिल्कुल उनको किसी ने लूज छोड़ दिया हो, गिरा दिया हो और वो नीचे गिर रहे हैं, लाइक डिकेइंग लीव्स, और वो ऐसे गिरते हैं जैसे टूट के पेड़ से पत्तियां गिरती हैं। शुक फ्रॉम द टेंकल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, ऐसे लगता है जैसे, अब यहाँ पे एक विशालकाय वृक्ष की तुलना की गई है। वो कहते हैं कि जैसे स्वर्ग और ओशन यानी समुद्र, दोनों की जो टहनियां है वो आपस में उलझी हुई है, टेंगल्ड है, यानी ऐसे लगता है जैसे दूर से देखने पर समुद्र और आकाश आपस में मिले हुए हैं, और ऐसे लगता है जैसे उनकी टहनियां आपस में गुंथी हुई हैं, और उनसे वो बादल जो है वो टूट के नीचे गिर रहे हैं जैसे किसी पेड़ से पत्तियां गिरती हैं। तो एक बहुत ही सुंदर इमेजरी यहाँ पे पोएट ने प्रस्तुत की है। टेंगल्ड का मतलब है आपस में उलझे हुए, और बोझ का मतलब है टहनियां। तो स्वर्ग और आकाश की टहनियां आपस में गुंथी हुई हैं, उलझी हुई हैं, और उनसे पत्तियां जैसे पेड़ से गिरती हैं वैसे ही बादल गिर रहे हैं। Angels of rain and lightning, there are spread on the blue surface of thine airy surge. Angels of rain and lightning, अब ये जो क्लाउड्स हैं ये एंजल्स यानी मैसेंजर्स हैं, किसके? रेन और लाइटनिंग के, यानी बारिश और बिजली गिरने के ये मैसेंजर हैं, ये मैसेज दे रहे हैं। There are spread on the blue surface of thine airy surge, like the bright hair uplifted from the head of some fierce minute। अब यहाँ पे ये जो लाइन है, there are spread on the blue surface of thine airy surge, इसको आपको नेक्स्ट स्टेंजा से देखना है। ये of some fierce minute, even from the dim verge of the horizon to the zenith height, the locks of the approaching storm। यहां ये लाइन पूरी होती है। The locks of approaching storm, लॉक्स कहते हैं बालों की लटों को, और अप्रोचिंग का मतलब जो अभी आने वाला है, स्टॉर्म यानी तूफान। तो जो आने वाला तूफान है उसके जो बाल हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी तूफान की तुलना एक राक्षस से, एक विशालकाय दैत्य से की है। और कवि कहते हैं देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, जो आकाश है ब्लू सरफेस है, ऑफ दाइन एरी सर्च, और जो तुम्हारा एरी सर्ज है यानी वेव्स ऑफ एयर जो है, यानी हवा की जो लहरें बन रही हैं, और ब्लू जो स्काई है, नीला जो आसमान है, उसके ऊपर किस तरह से तूफान के बाल लहरा रहे हैं, लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मैनिट। मैनिट जो है वो फॉलोअर ऑफ बैकस है। अब सबसे पहली बात, बैकस कौन है? देखिए बैकस जो है वो गॉड ऑफ वाइन है, यानी शराब के देवता है। तो कवि कहते हैं कि जो बादल छाए हुए हैं और जो लहरें चल रही हैं हवा की नीले आसमान में, उनके ऊपर जो काले बादल छाए हुए हैं वो ऐसे लगता है जैसे कोई बैकस की फॉलोवर हो, यानी शराब के देवता की कोई अनुयायी हो, और उसके जो बाल हैं वो और बिखरे हुए हैं, काले घने बाल, और कोई बैकस यानी शराब के देवता की कोई अनुयायी है, उसके काले घने बाल बिखरे हुए हैं, और वो बड़ी फियर्स लग रही है यानी डरावनी लग रही है वैसे। और वो जो आकाश में जो बादल हैं वो दिखाई दे रहे हैं,
even from the dim verge of the horizon to the zenith's height। और वो बादल, वो जो बाल हैं वो कहां से कहां तक दिख रहे हैं? वर्ज ऑफ द होराइजन यानी क्षितिज, जो जमीन और आकाश जहां मिलते हैं वहां से लेकर के जेनिथ तक, यानी आकाश के सबसे ऊपर के हिस्से तक वो बाल जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी बादल जो है वो डरावने लहराते हुए बालों की तरह दिखाई दे रहे हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफान के बाल। Thou dirge of the dying year। अब यहाँ पे भी एक बहुत ही और कॉम्प्लिकेटेड सिमिली उन्होंने प्रस्तुत की है। वो कहते हैं दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। वेस्ट विंड को कहा है डर्ज, डर्ज यानी मृत्यु गीत। साल जो है वो मर रहा है, यानी साल खत्म हो रहा है, वेस्ट विंड उसके लिए मृत्यु गीत गा रही है। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट सेपल्चर। और ये जो रात्रि है ये एक तरह से उसकी मृत्यु का शोक मनाने के लिए एक डोम की तरह है। अब ये एक बहुत विशाल कल्पना है कि जो पूरी रात है वो उस साल के अंत पे और एक डोम के रूप में है, यानी एक विशाल का एक गुंबद का निर्माण कर रही है। वास्ट सेपल्चर, वोल्टेड विद, वोल्टेड का मतलब है रूफ, विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब है कलेक्टेड स्ट्रेंथ, यानी जो तुम्हारी कलेक्टेड पावर है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, उससे वो एक रूफ का निर्माण कर रही है। यानी जो वेस्ट विंड है वो उसके लिए एक रूफ का निर्माण कर रही है। किसके द्वारा? ऑफ वेपर्स। वेपर्स कहते हैं ओस की बूंदे। तो वेस्ट विंड एक रूफ यानी छत का निर्माण कर रही है वेपर्स के माध्यम से, यानी ओस की बूंदों के माध्यम से। और जो रात है वो एक विशाल का एक गुंबद का निर्माण कर रही है। जो किसके लिए कर रही है? जो साल है उसके समाप्त होने की और दुख में जो गीत गाया जा रहा है उसके साथ वो एक डोम का निर्माण कर रही है, गुंबद का निर्माण कर रही है। whose from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst, oh here। और वो जो गुंबद है उसका जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है वहां से काली बारिश गिर रही है। बादल काले हैं लेकिन यहाँ बारिश को काला बताया गया है। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है, याद रखिएगा इसको। ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम का एक लिटरेरी टर्म होता है जिसमें एक एडजेक्टिव दूसरे नाउन के साथ यूज कर लिया जाता है जबकि वो किसी और के साथ यूज होना चाहिए। तो ब्लैक रेन, अब ब्लैक क्या है? क्लाउड्स है, जबकि यहाँ पर रेन को ब्लैक बताया गया है, यानी काली बारिश हो रही है, काले बादलों से बारिश हो रही है। एंड फायर, और फायर यानी लाइटनिंग, बिजली गिर रही है। एंड हेल यानी ओलों का तूफान आ रहा है। विल बस्ट, और ये थोड़े समय में बस्ट यानी बहुत तेज गति से, और ये आग, ये बिजली, ये पानी, ये ओले, ये सब गिरेंगे। ओ हियर, अब कवि कहते हैं वेस्ट विंड को, ओ हियर, हियर टू माई वॉइस, मेरी आवाज को सुनो। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो पोइम का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक्स अ लॉट। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, so that I can make more and more videos for you. Thank you.